आपके मिड टर्म एग्जाम्स में बढ़िया स्कोर करने के लिए अच्छा खासा सिलेबस को कवर करना तो सही बात है, और इसी मिड टर्म एग्जाम्स में बढ़िया रिप्रेजेंटेशन करना ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये रिप्रेजेंटेशन करते समय वही पुराने मिस्टेक्स को दोहराना ये तो सही नहीं है, और इसी पुराने मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिड टर्म एग्जाम से पहले जानना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला था उसमें अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें विच इज मैथमेटिक्स, और इसी मैथमेटिक्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 जो कि आपका अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री रहने वाला है। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूं जिसमें M1 की पहले बात करूं तो मैथमेटिक्स 1 का अगर आप सिलेबस देखते हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चारों चैप्टर के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस में आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला पार्ट इंक्लूडेड है, और इस कैलकुलेशन वाले पार्ट से एक ही चीज़ हमें कंक्लूड करना है, दैट इज एक फाइनल आंसर जो आपका सही रहना चाहिए। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो भी आप स्टेप्स करते हो सॉल्व करते समय, वो सारे के सारे स्टेप्स एज इट इज आपको आंसर शीट में इंक्लूड करना होता है। जहां पर बच्चे काफ़ी स्टेप्स को हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनके काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। तो यही जो कैलकुलेशन वाला पार्ट जहां पर फाइनल आंसर आप निकाल रहे हो, इसमें आपको सारे के सारे यानी कि स्टेप वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। दो रीजंस बताता हूँ क्यों स्टेप वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है और आप स्टेप्स को फॉलो करते हो तो विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनल आंसर है वो सही आने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टेप वाइज सोल्यूशन लिखते हो आपने आंसर शीट में, तो जो टीचर्स आपके पेपर चेक करने वाले होते हैं उनके पास एक मॉडल आंसर शीट होता है, और उस मॉडल आंसर शीट के हिसाब से अगर आपने जो आंसर सही मतलब सॉल्व किया है उसका फाइनल आंसर गलत भी आता है, बट उस मॉडल आंसर के हिसाब से आपका आंसर कौन से स्टेप तक सही है ये टीचर देखते हैं, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए स्टेप वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना जरूरी है। ये हो गया मैथमेटिक्स 1 का। अगर मैथमेटिक्स 2 की मैं बात करूँ, सिमिलरली अगर मैं मैथमेटिक्स 2 की बात करूं तो मैथमेटिक्स 2 में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रूव दैट, शो दैट है, फिर फाइंड आउट वाले होते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 2 में भी जो आंसर्स आप लिखोगे, जो सॉल्व करोगे, उसका एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है सेगमेंट गिवन का, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वो गिवन वाले सेगमेंट में आपको लिखना होता है। ठीक है, जो भी गिवन डेटा है आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद जो हमें प्रूव करना है या फिर जो हमें फाइंड करना है, टू प्रूव या टू फाइंड वाले सेगमेंट में हम लोग को वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर कोई डायग्राम दिया है या फिर आप अगर अपने मन से डायग्राम निकाल रहे हो, उसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें कंस्ट्रक्शन वाले सेगमेंट में आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रूफ वाला सेगमेंट या फिर सोल्यूशन वाला सेगमेंट। ठीक है, जहां पर आप कोई चीज प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर किसी चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। ज्योमेट्री का पेपर है, कोई भी चीज अगर प्रूव कर रहे हो या फिर किसी भी चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो तो कई बार आपको रीजंस लिखना भी जरूरी होता है कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, क्या रीजन है वो लिखना जरूरी है। दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, क्या रीजन है वो रीजन लिखना भी जरूरी है। और इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा आपका ज्योमेट्री का पेपर, मैक्सिमम ऑफ द ज्योमेट्री का पेपर जो है वो आपको इंक्लूड हो जाना चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करो तो मैथमेटिक्स के पेपर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करने का एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट मैक्सिमम ऑफ द बच्चों को नहीं पता है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, और जो सॉल्व करते समय मिस्टेक्स होते हैं वो कम से कम हो जाने चाहिए। इसलिए मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ, उसी फॉर्मेट को फॉलो करना। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, अगर वो वर्ड प्रॉब्लम एक बार दो बार पढ़ने से समझ में आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को डिवाइड करो। ठीक है, उस क्वेश्चन को डिवाइड करो और फिर समझने की कोशिश करो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट सम ऑफ द कंडीशंस जो उस क्वेश्चंस में दी गई है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, और इन कंडीशंस की मदद से ये दो चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्वेश्चन को समझने के लिए डिवाइड किया, उसके बाद कंडीशंस आपने हासिल किए। अब अपने रफ साइड में, रफ जो पेज होता है वहाँ पे अपने को क्या करना है, फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 हमारे पास अवेलेबल है, कंडीशन 2 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा है वो देखो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 के मदद से हमने कोई एक आंसर निकाला विच इज हमारा आंसर 1 या सोल्यूशन 1। ठीक है, अब ये सोल्यूशन 1 कंडीशन 1 के साथ फिर उसका कैलकुलेशन होगा, फिर हमारा आएगा
कोई एक आंसर 2 या सोल्यूशन 2, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन 2 आया है इसकी और कंडीशन 2 की मदद से हमारा एक फाइनल आंसर आएगा विच इज आंसर 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जब तक आपको नहीं पता चलता है, ये आपको प्लॉट करना पड़ेगा कि भाई साहब पहले ये 2 चीज करने से ये मिलेगा, फिर ये 2 चीज करने से ये मिलेगा, फिर ये 3 चीज करने से ये मिलेगा। जब तक ये रोड मैप आपके पास नहीं आता है तब तक आप जो है वर्ड प्रॉब्लम को सही से सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो ये रोड मैप अपने रफ शीट में ड्रॉ कर लेना, तभी जाके आपकी जो मेन शीट है, मेन आंसर शीट है, वहां पे आपको सॉल्व जो है वो आप बिना मिस्टेक्स के कर सकते हो। तीसरी चीज की बात करूं तो ये कहता है कि आपके मैथमेटिक्स के पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप अटेम्प्ट करने वाले हो, हालांकि हमने ये तो कंसिडर किया था कि 50 to 70% ऑफ द सिलेबस ही हमने कवर किया है, प्रिपेयर किया है, बट जो भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने वाले हो, प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो उन सारे क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू योर कॉन्फिडेंस। उन सारे क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करो आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, यानी कि आपको जिन क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आ रहा है उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्हीं में अपना टाइम और उन्हीं के मार्क्स हम लोग सबसे पहले पक्के करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं जहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 1, 2 और 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 1 एंड सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करने। ये सारे बड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। नाउ आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो कि ये वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बट जब आप सीरियसली सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, जी हाँ कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड सब क्वेश्चन पे आए, यहां पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, तब भी आप स्टेप वाइज सोल्यूशन करते गए, बट आप कंफ्यूज होने लग गए जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करते गए, और यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हालांकि आप इस क्वेश्चन को आधा अधूरा करके यहाँ पे आ गए, इसको भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आप आ गए, फर्स्ट सब क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम चला गया, और इसी सिलसिले में आपका ये भी क्वेश्चन छूट गया, और इसके अलावा जो इजी क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करने थे वो भी आपके छूट गए। तो ये चीज होती है, इसलिए जब भी आप पेपर को सॉल्व करो, स्पेसिफिकली मिड टर्म का पेपर जहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं होता है, तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आ गया, बढ़िया चीज। सेकंड वाला नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं, ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, नेक्स्ट पेज पे जाके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस हिसाब से आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज कीजिए, टाइम सेव करिए और उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की बात करें मैथमेटिक्स में, तो टाइम मैनेजमेंट पे निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स 1 में तो टाइम मैनेजमेंट पे आपका कोई मोस्टली खेल खेलेगा नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटाइज करो क्वेश्चंस को, और जो क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस है उनको पहले सॉल्व करो। बट मैथमेटिक्स 2 में आपको दिक्कत आ सकती है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले गो फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको ईजी लग रहे हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो। उसके बाद go for the questions which are based on Pythagoras theorem and which are based on geometric construction, ठीक है। ये दो चैप्टर्स है जिनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो सबसे पहले चीज हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इन सारे चीज़ों को कवर करने के लिए हम 1 आवर से लेके 1 आवर 15 मिनट्स तक का समय जो है इन्वेस्ट करेंगे इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। फिर बचा हुआ जो 45 मिनट्स का समय है, 1 आवर टू मतलब 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का जो समय है, उसमें हम हमारा सिमिलैरिटी के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सर्कल्स इस चैप्टर के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको ये 45 टू 50 मिनट्स का समय, 45 टू 60 मिनट्स का समय जो है देंगे, और एकदम शांत दिमाग से ये 2 चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दिमाग खाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट ठंडे दिमाग से सॉल्व करोगे तो सही भी कर लोगे। अब सिमिलर वे में साइंस इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो साइंस में सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगेन वही पॉइंट जो मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको कहा था कि प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, ठीक है।
अभी यहाँ पर भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। क्यों, क्या होता है, क्यों करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जब आप साइंस का पेपर हाथ में उठाते हो, क्वेश्चन पेपर, और 70 to 80% ऑफ द पेपर आपको आ रहा है, ये जब आपको पता चलता है तो थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट होती है। और इस एक्साइटमेंट के मदद से या फिर इस एक्साइटमेंट के वजह से या फिर उस कॉन्फिडेंस के वजह से आप क्या करते हो कि जिस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उससे कुछ ज़्यादा ही लिखने की स्टार्ट कर देते हो। और इसके वजह से जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समय देना था वहां पे आप बहुत ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर देते हो, और जिसके वजह से जो क्वेश्चंस आपको आगे आ रहे थे उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। इसीलिए सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करना है आपको। अगेन फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब इन 6 क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि 6th क्वेश्चन हाई वेटेज वाला क्वेश्चन है और मुझे आ रहा है, तो आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स ओनली टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या फिर टू राइट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप जब 15 मिनट देके सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आगे आपको लास्ट में जो है वो टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स तो आपने सबसे पहले कंफर्म कर लिए। फिर आपने देखा कि 4th क्वेश्चन 3 मार्क का है, मेरे को आ रहा है, और आपने यहाँ पे अगेन 10 मिनट्स अपने इन्वेस्ट कर दिए और यहाँ पे 3 मार्क्स आपने कंफर्म कर लिए। 5 + 3 8 तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद आपने देखा कि पहले 2 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि 1-1 मार्क के हैं, तो इनको मैं कर लेता हूं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, अब जो बचा हुआ 3 and 5 क्वेश्चन है उसमें आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बट अगेन यू कैन इन्वेस्ट द रिमेनिंग टाइम, जो ये 3 क्वेश्चन करने के बाद बचा हुआ टाइम है वो आप इन्वेस्ट करके ये 2 क्वेश्चंस को भी बढ़िया कर सकते हो, और इसमें भी लगभग 70% मार्क्स इन दोनों क्वेश्चंस में भी आप अचीव कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको पेपर हाथ में आते ही क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व करूंगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज साइंस के पेपर में जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, साइंस 2 तो पूरा थ्योरेटिकल है, साइंस 1 में भी 70% थ्योरेटिकल है, 30% न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द साइंस जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। इसमें क्या नई बात है सर, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, बट इसमें एक चीज आपको इंक्लूड करना है। अब पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, भले ही आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, उसका आंसर आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। लिखते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, कुछ हेवी कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है जो उस कंसेप्ट से बिलोंग करते हैं। और इस चीज को करने के लिए लास्ट मोमेंट रिवीजन जब आप करोगे ना एग्जाम के पहले, तो एक बार हर एक चैप्टर को टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, ताकि आपका वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या फिर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है वो आपके दिमाग में लास्ट मोमेंट में बैठ जाए। अब ये जब कीवर्ड्स को इंक्लूड करोगे ना तो इनको अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, जब आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में किसी आंसर को लिखते हो, उसमें कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हो और उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन जब आप करते हो, तो उस पर्टिकुलर टीचर को पता चल जाता है कि ये कीवर्ड्स दिखा के हमें बता रहा है कि जो भी आंसर इसने लिखा है ये मोस्टली जो है वो सही आंसर लिखा है, और इस स्टूडेंट को पता है कि आंसर किस फॉर्मेट से लिखा जाता है, क्योंकि ईवी इन्हीं कीवर्ड्स को पढ़ते ही वो जज कर लेते हैं कि आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो जिस भी आंसर में डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर लो। अगर पूछा भी नहीं जा रहा है तो डायग्राम्स को ड्रॉ करो। वाई? बिकॉज क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, अगर वो समझो, फॉर एग्जाम्पल समझो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अराउंड 4 पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आपको 1 या 2 ही पॉइंट आ रहा है, तो आपने क्या किया, पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिख लिया, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं, तो व्हाट यू विल डू कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से पूछा जा रहा है उसमें कोई डायग्राम अगर दिया है या फिर आपके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो अगर वो डायग्राम नीचे यहाँ पे ड्रॉ करते हो, लेबल्ड डायग्राम बॉक्स में ड्रॉ करके राइट साइड में अगर आप लेबल्स लिखते हो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके, तो जब टीचर इस पेपर को पढ़ेगा, इस आंसर को पढ़ेगा, तो वो इंप्रेस हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई साहब 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आधा एक्सप्लेनेशन तो स्टूडेंट ने डायग्राम से दे दिया और आधा एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट से दे दिया, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो 3 मार्क आपको दे देगा और आगे चले जाएगा। तो जिस भी क्वेश्चंस में डायग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल है ड्रॉ करिए।
चौथे पॉइंट की अगर बात करूं तो जब भी आप साइंस 1 एंड साइंस 2 के पेपर को सॉल्व कर रहे होते हो और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करने की शुरुआत कर देते हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमेशा, दैट इज वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। जैसे मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट में आपको कहा था कि प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चन, उसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन मैंने अगर पहले सॉल्व किया है तो उसमें मेरे को पता रहना चाहिए कि कितना लिखना है और कितने टाइम के अंदर मुझे उसे लिखना है। अगर ये दो चीज़ पता है तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में ही अटक जाओगे और आपका टाइम पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे अनलेस अनटिल जब तक आप वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट दोनों चीज़ों को दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखते हो सॉल्व करते समय। तो ये दो चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए व्हेनेवर यू विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फॉर साइंस 1 एंड साइंस 2। पांचवें पॉइंट की बात करूं विच इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। अब जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो 80 to 90% ऑफ दी बार होता क्या है कि बच्चे आंसर जो है वो सही से फाइंड आउट कर लेते, हालांकि न्यूमेरिकल जल्दबाजी में ही सॉल्व कर लेते, बट जो आंसर आप फाइंड आउट करते हो न्यूमेरिकल्स में वो सही फाइंड आउट कर लेते हो। बट उस जल्दबाजी में एक चीज़ आपसे गलती से हो जाती है, दैट इज जो भी आप आंसर लिखते हो उसका यूनिट लिखना भूल जाते हो और इसी यूनिट पे आधे से 1 मार्क पूरा डिनोट किया जाता है। इसीलिए जब भी आप आंसर को फाइंड आउट करो, न्यूमेरिकल के आंसर को फाइंड आउट करो, फॉर एग्जांपल कोई अगर आपने आंसर फाइंड आउट किया है, फॉर एग्जांपल कुछ है आंसर यहाँ पे, ठीक है, तो उसका यूनिट यहाँ पे लिखना नहीं भूलना है और उस आंसर को डब्बे में डालना नहीं भूलना है, ठीक है। आगे ये नहीं सोचना कि ये डब्बा मैं पेंसिल और स्केल से बनाऊंगा, उसके लिए ज़्यादा टाइम जाएगा तो बाद में करूंगा, नहीं। जैसे ही आंसर फाइंड आउट कर लिया, पेन की मदद से आपको एक बॉक्स फ्रेम करना है जिससे वो आंसर जो है वो हाईलाइट हो जाए और टीचर को चेक करते समय दिक्कत ना हो। फिर यहीं पर लास्ट पॉइंट की अगर बात करूँ विच इज ऑन टाइम मैनेजमेंट, तो साइंस 1 एंड साइंस 2 में जब भी आप टाइम को मैनेज करना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना, टाइम को डिवाइड कर दो 2 भाग में, 50% ऑफ द टाइम, फर्स्ट 50% ऑफ द टाइम एंड सेकेंड 50% ऑफ द टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस, जिस भी क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपका अंदर से गट फीलिंग है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तो वो सारे इजी क्वेश्चन, कॉन्फिडेंट क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करने वाले हो वो पहले 50% ऑफ द समय में आपको सॉल्व करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। ट्राई टू कंप्लीट दोज क्वेश्चंस इन फर्स्ट 50% ऑफ द टाइम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी चले जाता है तो वेल एंड गुड, बट कोई बात नहीं, 50% में कवर करने की कोशिश करो और बचा हुआ 50% उन क्वेश्चंस के लिए डिनोट करना है जिसका आंसर तो आप कर सकते हो बट थोड़ा सा टाइम उसमें देना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस को बाद में करेंगे ये 50% ऑफ द टाइम में। अब अगर बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, यानी कि पूरा सोशल साइंस की, जहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर आपको पूछा जाएगा एंड ज्योग्राफी का एक अगर पेपर पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि अराउंड 50% ऑफ द पेपर, ये तीनों सब्जेक्ट की बेस पे जितना जो भी 2 पेपर पूछे जाते हैं, अराउंड 50% ऑफ द पेपर में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, इजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 1-1 मार्क के हैं, जिसमें आपका मैप मार्किंग भी इंक्लूड हो जाता है, मैप के बेस पे क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, एमसीक्यूज वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स, इजी वाले क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चंस, ये 50% ऑफ द वेटेज आपका कवर करता है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान में यही रखना है, जब भी हम लोग इनके पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा गोल रहेगा कि ये 50% हमारा कैसे कंफर्म हो जाए। उसके लिए ये टाइप ऑफ जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम लोग उसी के लिए जाएंगे, उसके बाद बचा हुआ समय जो है बाकी के क्वेश्चंस के लिए इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये चीज़ तो होने के बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो भी थियोरेटिकल आंसर्स आपको लिखने हैं, जिसमें थियोरेटिकल आंसर्स आपको लिखने हैं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके पॉइंट्स में रहने चाहिए। ये तो हमें पता है सर, बट अगेन होता क्या है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स हमें लर्न नहीं हो रहे थे तो हमने छोड़ दिए। नहीं भाई, लर्न अगर देखो, सबसे पहले तो लर्न करना होता ही नहीं है, आपको अपने आप से फ्रेम करने की ज़रूरत है आंसर्स को। बट ठीक है, अगर आप लर्न भी कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स लर्न हो भी नहीं रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से पूछा जा रहा है उसको पढ़ तो लो, पढ़ने के बाद 2-3 कीवर्ड्स तो उठाओ, उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में जो आपको लिखना है लिख लो। 3 पॉइंट्स अगर फ्रेम करना है तो 3 पॉइंट्स में
दो दो तीन तीन कीवर्ड्स डाल लो और बाकी का पॉइंट्स आपके हिसाब से फ्रेम कर लो। यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो वोकेबलरी मिस्टेक्स की आपको मतलब टेंशन लेने का ही नहीं है, क्योंकि एसएसटी में ये सारी चीज़ें देखे ही नहीं जाते। एसएसटी में देखा जाता है तो पॉइंट वाइज लिखा है कि नहीं। दूसरी चीज, आंसर्स में क्या आपने कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है या और उसको अंडरलाइन किया है या नहीं, ठीक है, एक चीज ये होता है। दूसरा चीज तो सब हेडिंग वाला फॉर्मेट, जिसमें अगर आप आंसर लिख रहे हो तो अगर 3 पॉइंट लिख रहे हो तो उसके 3 सब हेडिंग पहले लिखोगे और वो सब हेडिंग में पूरा मेजोरिटी ऑफ द कीवर्ड इंक्लूड हो जाता है। सब हेडिंग पढ़ के ही आपको पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है कि कितना सही आपने लिखा है, कितना गलत आपने लिखा है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं, इस सोशल साइंस में जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन सारे क्वेश्चंस में से 60% to 70% of the questions are based on previous year questions, यानी पहले के पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बेस पर ही अपना करंट पेपर का 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए जब भी सोशल साइंस का प्रिपरेशन करो या फिर जब भी उसका रिवीजन करो, लास्ट मोमेंट रिवीजन करो, भूलना नहीं है कि आपको एक बार PYQs को जरूर रिफर करना है, क्योंकि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर इसी के बेस्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी के मिड टर्म एग्जाम्स में फ्रेम किए जाने वाले हैं। तो PYQs को आपको भूलना नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर यू? लास्ट पॉइंट जो सोशल साइंस के अंदर मैं कहना चाहता हूं, दैट इज जब भी आप लास्ट मोमेंट रिवीजन करोगे, मतलब जब भी कल पेपर है और आज आप रिवीजन कर रहे हो कुछ चीज, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक को रीड करो, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक को रीड करने से काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ है जो आपने नहीं पढ़ी है, जिसके क्वेश्चंस को नहीं पढ़े, उसके कंसेप्ट को भी पढ़ लेते हो ना, तब भी आपको अंदर जाके जो है वो अपने आप से आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। उसमें अगर 2 में से 1 भी मार्क मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि टेक्स्ट बुक को लास्ट मोमेंट में जरूर रीड करना, चैप्टर्स को टेक्स्ट बुक से जरूर रीड करना। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप हिंदी, इंग्लिश या मराठी का क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हो, क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते ही राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस को देख लेना, और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है, कॉन्फिडेंस है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो व्हाट आई वुड से कि गो विथ राइटिंग स्किल, या फिर स्टार्ट आपका पेपर विद द राइटिंग स्किल, क्योंकि राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कैरी करता है। आपके लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाला सेक्शन इज राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो स्टार्ट योर पेपर विथ राइटिंग स्किल। और हाँ, अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि गो या फिर स्टार्ट विथ ग्रामर सेक्शन, ग्रामर वोकेबलरी, फिर उसके बाद आपके टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, ठीक है, उसके बाद आपका पोएट्री वाला सेक्शन आएगा, और लास्ट में आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन आएगा। इस फॉर्मेट में आप कर सकते हो अगर राइटिंग स्किल में कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अगर राइटिंग स्किल में कॉन्फिडेंस है तो स्टार्ट विद द राइटिंग स्किल। इज दैट क्लियर फॉर यू? दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज हिंदी और मराठी के पेपर में, ध्यान से सुनना, हिंदी एंड मराठी के पेपर में काफ़ी बच्चों का सेंटेंस फॉर्मेशन में गलतियां हो सकती हैं, काना मात्रा में गलतियां हो सकती है और होती है। तो अभी मिड टर्म एग्जाम्स में आपके मात्रा, काना मात्रा या फिर जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं हो रहा है, काना मात्रा में गलतियां हो रही है, ये सारे चीज़ों के बारे में अभी आपको केयर नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू केयर इज, किसी भी हालत में हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस का पेपर मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। काना मात्रा में मिस्टेक्स हो रही है, लेट इट बी। सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक्स हो रही है, लेट इट बी। वोकेबलरी में मिस्टेक्स हो रही है, लेट इट बी। ये सारे चीज़ों को हम लोग इंप्रूव करेंगे मिड टर्म्स के बाद, बट मिड टर्म्स में हमें एक चीज़ को कवर करना है, दैट इज ये तीनों लैंग्वेजेस का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इन लैंग्वेजेस में ना पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसपे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस है, इनको अगर प्रिपेयर करने के लिए टाइम आपके पास नहीं बचता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं या फिर जितने भी आपके पोएम्स हैं लैंग्वेजेस में, उनके समरी को एक बार पढ़ लो। उस पोएम में क्या कहा जा रहा है या फिर उस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, ये आपके दिमाग में पहले से ही फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दूसरी चीज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले के पेपर में आपके या फिर आपके स्कूल में करवाए अगर होंगे ना, तो उनके आंसर को देख लो, ठीक है। आंसर को देखने के बाद आपको ये बस पता करना चाहिए कि वो जो पर्सनल रिस्पॉन्स
टाइप ऑफ द आंसर लिखा है, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर लिखा है उसकी शुरुआत कैसे की है, उसको एंड कैसे किया है, और उसमें जो बीच में कंटेंट लिखा है वो कैसे लिखा है। ये 2-3 चीजें अगर आप देख लेते हो और आपके हिसाब से अगर आप अटेम्प्ट करते हो अभी मिड टर्म्स के लिए तो भी बहुत बढ़िया होगा। बट पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट अगर लैंग्वेजेस में डिस्कस करें तो वो होगा आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब लैंग्वेजेस में टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है, ये मैं मानता हूँ, बट कैसे मैनेज करें वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप राइटिंग स्किल के साथ शुरुआत करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे आप राइटिंग स्किल को देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ग्रामर पे आते हो, ग्रामर वोकेबलरी पे अगर आते हो तो ग्रामर वोकेबलरी में 30 मिनट्स टू मैक्सिमम 45 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर ही हो जाना चाहिए। 45 मिनट्स का ग्रामर होता ही नहीं है, पहले ही हो जाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बचता है आपका टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस और पोएट्री, ठीक है। जो पैसेजेस एंड पोएट्री का जो सेक्शन है, जो 1 या 2 सेक्शंस में आपको पूछा जाएगा, ये पैसेजेस और पोएट्री को सॉल्व करने के लिए अगेन 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट्स आप ले सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना है आपके लैंग्वेजेस के पेपर में, ठीक है। जब भी जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो आपके दिमाग में ये जो टाइम है बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए। अगर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा समय राइटिंग स्किल में जा रहा है छोड़ दो, 30 to 45 मिनट से ज़्यादा समय अगर ग्रामर में जा रहा है छोड़ दो, वही 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा समय पैसेजेस पोएट्री में जा रहा है छोड़ दो। बस इस टाइम को जो है वो मैनेज करना सीख लो। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। यही थे वो सारे चीज़ें जो आपको मिड टर्म्स के पहले जानना जरूरी है। अब मुझे पता आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपका जॉब ये बनता है कि इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है उसमें शेयर कर दो। नए हो तो अभी एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।